स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड जीके का वीडियो सीरीज स्टार्ट लिए हैं, जिसमें से अभी हम झारखंड के इतिहास को कवर कर रहे हैं और 1 या 2 पार्ट में झारखंड का इतिहास कवर हो जाएगा। इसके बाद मनीष रंजन सर की बुक से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे झारखंड के इतिहास से। जैसे-जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे, जैसे-जैसे सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है झारखंड का, तो उससे रिलेटेड जो है मनीष रंजन सर की बुक से ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। तो सारा जो एक पैकेज होगा झारखंड जीके का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और झारखंड जीके से रिलेटेड कोई परेशानी हमें नहीं होगी। दोस्तों आपको 2 या 3 बार झारखंड जीके को रिवीजन करना है। एक ही बुक पर आपको स्टक रहना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पर नहीं जाना है। यह जो बुक है उड़ान जीके की, यह एक बहुत अच्छी कंपाइलेशन है और चूंकि एग्जाम को मद्देनजर देखते रखते हुए एग्जाम बहुत कम टाइम है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसीलिए अभी आपको बुक से ही डायरेक्ट करवा देते हैं। आप केवल ध्यान से इसे सुन लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। यह हमारी गारंटी है। अगर आप इसे अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से देखते हैं, एक बार अच्छे से नॉर्मल देख लीजिए और एक बार स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और इसके बाद एमसीक्यू लगा लीजिए, कहाँ रुकेगा रिजल्ट, है ना? तो आज जो है झारखंड का इतिहास में हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड में जनजातीय विद्रोह देखा था, जनजातीय आंदोलन देखा था, अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों, दीकुओं के खिलाफ जो जनजातीय लोग विद्रोह किए थे, उसको हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उनके जो घिनौनी नीतियों के खिलाफ, उसका दोषपूर्ण जो शासन था उसके खिलाफ जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे राष्ट्रीय स्तर पर, उसका झारखंड में क्या प्रकोप रहा और झारखंड में उसका प्रसार कैसा रहा था, तो सबके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 1857 की का जो विद्रोह था राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आंदोलन था। 1857 का महासंग्राम आप इसे भूल नहीं सकते हैं। अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको 1857 के विद्रोह के बारे में अगर बता दूं तो यह आप जानते होंगे कि मंगल पांडे ने जब पहली बार एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी, तो उसके बाद 1857 का विद्रोह का बिगुल उठ पड़ा था। और इसके अगर कारण की बात करें तो ऐसा अफवाह था कि जो राइफल था उसमें चर्बी वाले कारतूसों का यूज कराया जा रहा है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। यही अफवाह के कारण जो मंगल पांडे ने क्या किया कि वो राइफल चलाने से मना कर दिए थे और इसके बाद जो है इस प्रकार का विद्रोह, ऐसे लोग तो उसके शोषणकारी नीतियों से तंग थे ही, उसके बाद विद्रोह एक व्यापक रूप हासिल कर लिया था और पूरे देश में यह फैल गया था। लेकिन 1857 का विद्रोह व्यापक स्तर पर होते हुए भी यह विद्रोह असफल रहा था। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आपको जानना है तो आपको हिस्ट्री का जो मॉडर्न जब हम लोग क्राउन से पढ़ेंगे तो वहां पर देख लीजिएगा। देखिए बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। 1857 का विद्रोह झारखंड में 1857 के आंदोलन के प्रसार के क्या कारण थे? झारखंड में अगर बात करें तो इसके प्रसार के कारण जो इसका एक्सपेंशन हुआ था झारखंड में, उसका कारण क्या था? पहला तो अंग्रेजों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास की भावना। देखिए क्षेत्रीय शासक जो थे यहाँ के, उसका अंग्रेजों के प्रति जो हुआ वह थोड़ा सा विश्वास जो है खोने लगे थे अंग्रेजी शासक, क्योंकि जो अंग्रेजी जो शासन था वह किसी का नहीं था, यह सब कोई धीरे धीरे जानने लगे थे। अगला था झारखंड के जनजातियों में अंग्रेजी सरकार, जमींदार, साहूकार आदि के प्रति, मतलब इन लोगों के प्रति जो झारखंड के आदिवासियों या जनजातियों का जो असंतोष था या फिर उनसे जो यह खुश नहीं थे, ये भी एक कारण था झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रसार का कारण था। अंग्रेज अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का अभाव था तथा प्रशासनिक सुधारों की कमी। अंग्रेज अधिकारी जो थे वह जनजातीय लोगों के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में उनको जो नॉलेज था वह कम था। तो अपने तरीके से जब इनको वह चलाने की कोशिश किए तो लोगों ने लोगों में एक विद्रोह का भावना जन्मा और यह आंदोलन जो है 1857 का विद्रोह यहां भी फैल गया। अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का निर्वासन स्थल के रूप में जब प्रयोग किया जाने लगा, आदिवासी क्षेत्रों को जब अपने तरीके से यूज किया जाने लगा, लोगों को बाहर से लाकर यहां पर बसाया जाने लगा और अंग्रेजी सरकार बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो देने लगा बजाय कि यहां के जनजातियों के, तो तब जाकर के क्या हुआ, जनजातियों का विद्रोह फूट पड़ा, विरोध फूट पड़ा। अगला है बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 के विद्रोह से प्रेरणा। देखिए उस समय बिहार झारखंड तो एक ही था, तो कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर आप जानते हैं, तो वहां से थे, तो 1857 का विद्रोह इसी प्रकार से फैला था यहाँ।
अगला है झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। क्या झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड में जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है वह झारखंड में कहां से होती है, तो देवघर का एक गांव था रोहिणी, वहां से। यह गांव अजय नदी के किनारे अवस्थित है। याद रहेगा, जो देवघर में जो यह गांव रोहिणी है वह अजय नदी के तट पर स्थित है, अजय नदी के किनारे स्थित है। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा तथा सर्जन नॉर्मन लेस्ली को की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। इमाम खां नामक व्यक्ति पहचाने गए। हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी और रेजिमेंट का मुख्यालय फिर रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार हजारीबाग, रामगढ़ में 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर, यहां लिख लीजिएगा 3 सितंबर, तथा पलामू में 26 सितंबर 1857 से भी हो गया। देखिए सबसे पहले देवघर में फैला, उसके बाद हजारीबाग व रामगढ़ में, ठीक है, 30 जुलाई को हजारीबाग व रामगढ़ में फैल गया। फिर उसके बाद रांची में 2 अगस्त को फैला, सिंहभूम में 3 सितंबर को और पलामू में 26 सितंबर को। यह पूरा झारखंड में इस प्रकार से फैल गया। अब हम एक एक करके देखेंगे। हजारीबाग में जो विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रसार था उसे देखेंगे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को, याद रखिएगा, 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था, रांची में अवस्थित था। यह जब विद्रोह हुआ 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग के, तो इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां था, रांची में था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात, हजारीबाग में जब सैनिक का विद्रोह हुआ उसके पश्चात क्या होता है, मेजर सिम्पसन जो कि यहां का उपायुक्त था उसके सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। याद रहेगा, रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई थी। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, कि रामगढ़ के जो राजा थे उस शंभू नारायण सिंह, इसने यह जो विद्रोह हो गया था कहां पर, हजारीबाग में, हजारीबाग व रामगढ़ में, तो इस विद्रोह की सूचना उस समय जो गवर्नर जनरल था, कौन, लॉर्ड कैनिंग था। आप जानते होंगे जब हम गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे तो 1857 के विद्रोह का समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। और देखिए वह लॉर्ड कैनिंग को यहाँ के रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने क्या किया था, एक तार के माध्यम से खबर दिया था कि यहां पर विद्रोह छिड़ गया है। अगला है, विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चले गए। क्या है, विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चले गए। देखिए यहां से रांची चले जाएंगे। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा। देखिए रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ था तो रांची के कमिश्नर ने क्या किया, रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने के लिए, इसका दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा, परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह एवं डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां व सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। फिर से याद रखिएगा कि रामगढ़ के जमादार माधव सिंह एवं डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी जान बचाने हेतु भाग गया। तो यह याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट ग्राहम। अब बात करते हैं कि वो लोग जो हजारीबाग व रामगढ़ में जब विद्रोह हुआ
30 जुलाई 1857 को, तो फिर क्या होता है, वो लोग रांची की ओर कूच करते हैं और रांची में जो विद्रोह का प्रसार है, चलिए देखते हैं। 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची आ गए तथा जमादार माधव सिंह, कैसे आप ये याद रखिएगा क्रोनोलॉजी, कि पहले देवघर के रोहिणी में, फिर वो वहां से देवघर का से हजारीबाग रामगढ़ में प्रसार होता है, फिर जाकर के रांची में। तो 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची आ गए तथा जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली व जयमंगल पांडे, ये नाम आपको याद रखने हैं। जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली व जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यहां के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गोस्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया तथा जेल से कैदियों को भी छुड़ा दिया। देखिए यह रांची में इस प्रकार से विद्रोह का प्रसार हो रहा है। नाम आपको याद रखने जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, सूबेदार नादिर अली, जमादार माधव सिंह और सूबेदार जयमंगल पांडे। अगला है, विद्रोह का जब इतना व्यापक रूप से जब प्रसार हुआ, एक्सपेंशन होने लगा, तो रांची के कमिश्नर डाल्टन, देखिए यही डाल्टन कमिश्नर ने भेजा था, तो रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। जब विद्रोह का इस प्रकार का प्रसार देखा गया, तो रांची के जो कमिश्नर डाल्टन थे, उसके कहने पर, उसके सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और विद्रोहियों ने बड़कागढ़ के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, जो कि विद्रोहियों के नेता थे, याद रखिएगा, बड़कागढ़ से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव 1857 के विद्रोहियों के नेता थे और उसके नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले व कचहरी को जला दिया। यह रांची की बात है, तथा खजाना को भी लूट लिया। साथ ही इन्होंने जेल से सभी कैदियों को छुड़ा लिया। इसमें पांडे गणपत राय, जो कि विद्रोहियों के सेनापति थे, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी। देखिए दोस्तों, अगर आप खोरठा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें खोरठा में शेख भिखारी का जीवनी पढ़ना है, तो आप देख लीजिए, यह शेख भिखारी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। शेख भिखारी, रामरूप सिंह, जगन्नाथ शाही तथा दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया था। अब देखिए अगला जो है, विश्वनाथ साहदेव झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक थे। झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक विश्वनाथ साहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना के ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ साहदेव के द्वारा मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना करी जाती है। मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना करी जाती है किसके द्वारा? विश्वनाथ साहदेव के द्वारा, जो कि एक नागवंशी ठाकुर थे बड़कागढ़ के, ठीक है, बड़कागढ़ के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, याद हो गया। विश्वनाथ साहदेव के अतिरिक्त गणपत राय, जो कि यहां विद्रोहियों के सेनापति के रूप में थे, एवं शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। इस सेना के, यानी कि जो मुक्त वाहिनी सेना के प्रमुख सैनिक कौन थे? तो गणपत राय तथा शेख भिखारी। मुक्त वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। ठीक है, याद रहेगा कि जो मुक्त वाहिनी सेना था, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो कि बिहार में 1857 के क्रांति को का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब आगे जो विद्रोह का प्रसार फैलता है झारखंड में, तो अगला जो हम देखेंगे, चतरा में विद्रोह का प्रसार किस प्रकार से हुआ। रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गए और जहां पर कि 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डायनन आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों व जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। याद रहेगा कि चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध होता है 1857 के विद्रोह के समय, 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डायनन, इस सब के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिक और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोहियों के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है, जिसका नाम है चतरा का ऐतिहासिक युद्ध। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गए तथा जमादार माधव सिंह भाग गया। अब देखो, अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपए की इनाम की घोषणा करी थी। जमादार माधव सिंह, 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां व जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 3 अक्टूबर 1857 को। और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। याद रहेगा कि 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां तथा जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा के पंसीहारी तालाब, 4 अक्टूबर को चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। देखिए अंग्रेजों का कुकृत्य।
विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिप गए तथा वहीं से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। दोस्तों, आपको यह पता होगा, छापामार युद्ध गोरिल्ला पद्धति का युद्ध होता था और सबसे पहले गोरिल्ला पद्धति का जो युद्ध यहां पर किया था किसने? शिवाजी महाराज ने। आपने आप जानते होंगे। और जब आप देखे होंगे इससे पहले कि बिरसा मुंडा और जो उन लोगों ने भी छापामार युद्ध का क्या किया था, यहां पर किया था। रांची का जो कमिश्नर था डाल्टन और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची ले आया। रांची का जो कमिश्नर था डाल्टन, उसने क्या किया कि और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार करके रांची ले आया तथा 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी गई। 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी गई। बाद में इस फांसी स्थल को टुंगरी फांसी के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा कि टुंगरी फांसी पर, फांसी के जो नाम से जाना जाता है, वहां पर किसको फांसी दिया गया था? तो जमींदार उमराव सिंह को और उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गिरफ्तारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख देवता विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। देखिए क्या होता है, जितना भी आगे अंग्रेजों के समय में, तो जब कोई गद्दारी जब तक नहीं किया है तब तक की कोई मारा नहीं गया है। तो देखिए विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नाम के व्यक्तियों की, किसके? विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, इन लोगों की गद्दारी के कारण कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ, झारखंड में विद्रोह के प्रमुख नेता, ठीक है, तो आपको याद रखना है, विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया और 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को, देखिए 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम्ब के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर फांसी दे दी गई। तो देखिए यह लोग क्या कर रहे थे। अब हम लोग आगे देखेंगे मानभूम में विद्रोह का प्रसार, जो कि अभी वर्तमान में धनबाद है, मानभूम, ठीक है। तो मानभूम यानी कि धनबाद में विद्रोह का प्रसार कैसे होता है और वहां क्या क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो देख लेते हैं। 5 अगस्त 1857 ईस्वी को सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया। कौन से सैनिक? जो यहाँ के भारतीय सैनिक थे लेकिन अंग्रेजों में अंग्रेजी सेना के लिए काम करते थे। तो सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया और जिससे घबराकर उपायुक्त जी.एन. ओकस, जो उपायुक्त था, जी.एन. ऑक्स समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। धनबाद से रानीगंज नजदीक है तो रानीगंज भाग गए। इसके बाद विद्रोहियों ने पूरे जिले पर कब्जा कर भारी लूटपाट मचाया और कैदियों को जेल से छुड़ाकर रांची की ओर ले जाने लगे। सब कोई रांची ही पहुंचता था। अब मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो गए तथा आसपास के गांव में लूटपाट करने लगे। पुरुलिया के असिस्टेंट कमिश्नर ओक्स को सितंबर में वापस लौटने पर इसकी जानकारी मिली थी। अब देखिए, ओक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित, कंट्रोल करने हेतु पंचेत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी, परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को ही भड़काने लगे थे। देखिए ओक्स ने क्या किया था कि विद्रोहियों को, जो ये 1857 के विद्रोही थे, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि पंचेत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगा, लेकिन नीलमणि जो सिंह था उसने सरकार की मदद नहीं करी, उसके बजाय संथालों को भड़काने लगे इन लोग अंग्रेजों के खिलाफ। ओक्स ने कैप्टन माउंट गोमरी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल संथालों को नियंत्रित करने हेतु भेजा तथा संथालों पर कार्रवाई के बाद अक्टूबर तक पुरुलिया में शांति स्थापित हो गई। पुलिस कार्रवाई के बाद संथाल विद्रोही मानभूम से हजारीबाग की ओर चले गए और इसी बीच नवंबर में राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में भेज दिया। पंचेत के राजा नीलमणि सिंह, जिससे कि कैप्टन ओक्स ने सहायता मांगा था विद्रोहियों को कंट्रोल करने के लिए, तो जब नहीं दिया तो उन लोगों के बीच दुश्मनी तो होगा ही। तो वही नवंबर 1857 की बात है, उसमें राजा नीलमणि सिंह को क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके अलीपुर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। तो मानभूम में विद्रोह देखा हमने और यहां पर जो समाप्ति कैसे हुई यह भी देखा। देखिए सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार किस प्रकार से होता है। तो सिंहभूम में यह विद्रोह सिंहभूम में यह विद्रोह भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, ठीक है। सिंहभूम में यह विद्रोह जो है किसने शुरू किया? भगवान सिंह तथा रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा।
कि जो सिंहभूम है, इसके में यह विद्रोह जो है किसने शुरू किया? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने। लेकिन अगर संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र की बात करें, तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है राजा अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया। आप जानते होंगे कि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और मैंने पहले ही बताया कि कारतूस जो मतलब जो कारतूस था, जो सिपाही जो काम करते थे अंग्रेजी सेना में, भारत के सिपाही, तो उन्हें लगा कि चर्बी वाले कारतूस का यूज हमें करने को कहा जा रहा है और इसी कारण से 1857 का विद्रोह भड़क उठा था। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर जो था मेजर सिस्मोर, विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व सिंहभूम का जो असिस्टेंट कमिश्नर था वह मेजर सिस्मोर विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को, देखिए ये जो सरायकेला का नरेश चक्रधर सिंह था यह अंग्रेजों का समर्थक था। तो यही जो कारण रहा है 1857 के विद्रोह का असफल होने का कि उस समय पर पूरा भारत जो है एक रूप से एकजुट नहीं हुआ था। कुछ ही समूह के लोग 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे और बहुत से लोगों ने जो विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसी कारण से यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। नहीं तो उसी समय पूरे तरह से अंग्रेजों का मूल नाश कर दिया जाता, क्योंकि यह इतना भयंकर विद्रोह था। तो जो चक्रधर सिंह था उसने चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गया। ठीक है, सिंहभूम का जो असिस्टेंट कमिश्नर था मेजर सिस्मोर, विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों का समर्थक जो था सरायकेला का नरेश चक्रधर सिंह, उसको चाईबासा का क्या किया, दायित्व सौंपा दिया और वह खुद कहां भाग गया, कलकत्ता भाग गया। उसके बाद देखिए लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर रवाना हो गए, परंतु संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावा नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया। यही सब कुछ कुछ कारण था जिसके कारण कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया था दोस्तों। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि अगर पूरे भारत में, तो ग्वालियर में सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इंदौर के होलकरों ने अंग्रेज का साथ दिया था, हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेज का साथ दिया था, उसके बाद जोधपुर के राजा ने अंग्रेज का साथ दिया, भोपाल के नवाब ने अंग्रेज का साथ दिया, कश्मीर के महाराजा ने अंग्रेज का साथ दिया। तो ऐसा करके अंग्रेजों का साथ देने वाले बहुत से शासक थे, तो बहुत ही कम था लोग जो कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उड़े उठे थे। एक तो सिपाही लोग और कुछ कुछ शासक साथ दे रहे थे। तो इसी कारण से यह दो ग्रुप में बंट गया था, इसी कारण यह सफल असफल हो गया। अब देखिए इस स्थिति में क्या होता है कि जो अंग्रेज विरोधी पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता करने का निर्णय लिया तथा अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार करवाया। आप समझे इस बात को कि जब देखिए लूटपाट करते करते जो 1857 में विद्रोही थे वो रांची की ओर रवाना हुए, लेकिन संजय नदी के पास सरायकेला का जो नरेश था, जो राजा था चक्रधर सिंह, और खरसावा का नरेश हरि सिंह, उसने विद्रोहियों को रोक दिया। लेकिन पोरहाट का जो नरेश था, पोरहाट का राजा अर्जुन सिंह, उसने वह अंग्रेजों का विरोधी था, तो उसने क्या किया, अपने दीवान जग्गू को कहा कि जाओ विद्रोहियों का सहायता करो और उसे संजय नदी को पार करवाओ। और 7 सितंबर 1857 को जो विद्रोही थे वह संजय नदी को पार कर जाते हैं। अर्जुन सिंह के प्रति विद्रोहियों के मन में शंका थी, जिसके बाद अर्जुन सिंह द्वारा पौरा देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने की कसम खाने पर विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह को नेतृत्व सौंपना स्वीकार कर लिया। देखिए दोस्तों, जो पौरा देवी था वह आप जानते हैं कि किसकी अधिष्ठात्री, इसका जो कुल देवी किस शासक का था, यह आप जान रहे हैं। जो पौरा देवी का को साक्षी मानकर जब अर्जुन सिंह ने कसम खाया कि नहीं हम विश्वासघात नहीं करेंगे, तब जाकर विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह को नेतृत्व सौंपना स्वीकार कर लिया। उसके बाद 13 सितंबर 1857 को आरसी बर्च ने 13 सितंबर 1857 को आरसी बर्च ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला तथा 16 सितंबर 1857 को, यह डेट आपको उतना याद नहीं रखने हैं, उतना डेट नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 13 सितंबर 1857 को आरसी बर्च ने सिंहभूम के नए, केवल नाम आपको याद रखने हैं, आरसी बर्च ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला तथा 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ओक्स की सेना ने चाईबासा शहर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, वही अर्जुन सिंह जिसने कि संजय नदी पार करवाया था विद्रोहियों को। देखिए अब क्या होता है
कि भेजा, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया और बर्च द्वारा अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए की इनाम की घोषणा कर दी गई। वही आरसी बर्च जो कि जिलाधीश नियुक्त हुआ था, ठीक है। तो जब उसने भेजा कि अर्जुन सिंह तुम जाकर के आकर के सरेंडर करो, तो अर्जुन सिंह ने कहा ना, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सिंहभूम के राजा हैं। और यही कहते ही तो बर्च को क्या लगा कि अर्जुन सिंह जो है वह बागी हो गया है और बागी करार दे दिया गया और उसके राज्य पर कब्जा करने और उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए का इनाम घोषणा कर दिया गया। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों के साथ रांची आ गया। देखिए, अर्जुन सिंह वहां पर आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। अर्जुन सिंह रांची के जो कमिश्नर थे डाल्टन, अभी तक आपको याद हो गया होगा 1857 की क्रांति के समय रांची के कमिश्नर डाल्टन थे। तो डाल्टन के समय उसने सरेंडर करना स्वीकार किया और अपने समर्थकों के साथ रांची आ गया। परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। अब इस गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उनकी सजा तय की गई। यह जो गिरफ्तार सैनिक थे, इसको इस क्या किया गया, इसको गिरफ्तार करके इस पर कोर्ट मार्शल सजा तय की गई और 20 अक्टूबर 1857 की बात है दोस्तों, शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया। जितने भी विद्रोहियों को फांसी की सजा सुनाई गई, वह उनको कहां पर फांसी दे दिया गया, तो शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त जितने भी विद्रोहियों को है वहां पर उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। आगे देखते हैं कि अर्जुन सिंह जो है वह विद्रोहियों की अर्जुन सिंह, एक मिनट, जो अर्जुन सिंह है विद्रोहियों की फांसी से अत्यंत दुखी हो गया तथा पोरहाट आकर फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया है। देखिए, जब 20 अक्टूबर 1857 की बात है, 20 अक्टूबर 1857 को जब विद्रोहियों को फांसी दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, कहां पर, शहीद चौक के पास, तो अर्जुन सिंह उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर से वह पोरहाट आ जाते हैं और पोरहाट आकर के फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध यह क्या करने लगे, अभियान चलाने लगे। 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया। 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने क्या किया कि चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया तथा अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर उसी दिन उसको फांसी पर लटका दिया। 20 नवंबर 1857 को 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा करके राजा अर्जुन सिंह के महल को जला दिया। देखिए, क्या होता है कि अर्जुन सिंह जो कि आके पोरहाट में फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध काम करना स्टार्ट कर दिए थे, तो उसके बाद उसने उसका जो दीवान था उसको फांसी पर लटका दिया जाता है 20 नवंबर 1857 को और 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने क्या किया, पोरहाट पर कब्जा कर लिया और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया, परंतु अर्जुन सिंह यहां से बचकर भाग गया। अब देखिए, अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उसने पहले मुंडा मानकी को तथा दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। क्या समझे कि अर्जुन सिंह जो कि वहां से बचकर के भाग निकलता है, वह फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान को तेज कर देता है और सबसे पहले मुंडा मानकी को और दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। और इसके बाद क्या होता है कि जो विद्रोही हैं, विद्रोहियों ने जमकर उत्पाद मचाना शुरू किया तथा आसपास के बाजारों को लूटने के अलावा अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करने लगे। विद्रोहियों के ऐसे ही एक हमले में कई अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद कर्नल फास्टर विद्रोहियों को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा। 17 जनवरी 1858 को चाईबासा पहुंचने पर शेखावती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया तथा कई विद्रोहियों को मार दिया। अंग्रेजों के दमनपूर्वक किए गए कार्रवाई से विद्रोह जो है वह कमजोर पड़ जाता है और लगभग एक वर्ष तक विद्रोह को शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा, अर्जुन सिंह के ससुर थे वह मयूरभंज के राजा, की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए क्या होता है, अर्जुन सिंह विद्रोहियों की फांसी से, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए भोगता पलामू में विद्रोह का प्रसार। देखिए, अब पलामू में यह क्या है, पलामू में विद्रोह का प्रसार, पलामू में विद्रोह का प्रसार यानी कि जो रिवोल्ट है इसका एक्सपेंशन पलामू में, ठीक है। तो भोगता जनजाति के जो नीलांबर पीतांबर दो भाई थे भोगता जनजाति के, ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। पलामू क्षेत्र में
नीलांबर पीताम्बर के द्वारा जो है विद्रोह का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है और यह नीलांबर पीताम्बर ने चेरो, खरवार, भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया नीलांबर पीताम्बर ने। चकला के भवानी भक्स राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। चकला के भवानी बक्स राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए और विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शाहपुर पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तो छीन कर ले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान शाहपुर थाना एवं लेस्लीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला कर दिया। यह हम लोग पलामू के विद्रोह का प्रसार को देख रहे हैं। अब देखिए वहां पर जब हमला कर दिया, परंतु चैनपुर गढ़ का जो रघुबर दयाल सिंह था इस हमले से बचने में सफल रहा। विद्रोह की खबर मिलने पर 5 नवंबर 1857 को लेफ्टिनेंट ग्राहम एक सैन्य दल के साथ लेस्लीगंज तथा 7 नवंबर 1857 को चैनपुर पहुंचा। याद रहेगा कि जो विद्रोह का जब खबर मिलता है किसको, लेफ्टिनेंट ग्राहम को, तो 5 नवंबर 1857 को यह एक सैन्य दल के साथ लेस्लीगंज तथा 7 नवंबर 1857 को चैनपुर पहुंचता है। अब देखिए परंतु विद्रोहियों द्वारा घेरे जाने के बाद ग्राहम वहां से जान बचाकर भाग गया। विद्रोहियों ने इसके बाद रंकागढ़ एवं 27 नवंबर 1857 को बंगाल कोल कंपनी के राजहरा कोयला खान पर धावा बोल दिया। विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ने पर लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए 8 दिसंबर 1857 को मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया, जहां मेजर कार्टर ने एक विद्रोही नेता देवी बक्स राय को गिरफ्तार कर लिया। किसने? मेजर कार्टर ने। रांची के कमिश्नर डाल्टन ने के आदेश पर लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु एक सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनल्ड पलामू पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों को पलामू किला से भागना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि जो 3 फरवरी 1858 की बात है, 3 फरवरी 1858 की बात है कि कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आया और 6 फरवरी 1858 को वापस लौट गया। डाल्टन के आदेश पर विभिन्न स्थानों जैसे कि पलामू किला, लेस्लीगंज, हरना मांड गांव, बाघमारा घाट इत्यादि से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर दिया गया। 3 फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आया और 6 फरवरी 1858 को वापस लौट गया और डाल्टन के आदेश पर विभिन्न स्थानों पलामू किला, लेस्लीगंज, हरना मांड गांव और बाघमारा ये सब जगह से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर दिया गया। नवंबर 1858 में सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, जिसके बाद विद्रोहियों ने पलामू पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। नवंबर 1858 में सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या क्या होती है? 1000 से अधिक हो जाती है और इसके बाद विद्रोहियों ने पलामू पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जनवरी 1859 तक विद्रोहियों ने पुनः पलामू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। कब? जनवरी 1859 तक। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध, जिसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया था। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन को भेजा गया, जिसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई प्रारंभ की गई और इसमें चेरो जागीरदारों का भी सहयोग लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप भोक्ता प्रदेश से नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ा। भोक्ता प्रदेश से नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ा और चेरो जागीरदारों द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण भोक्ता कमजोर पड़ने लगे। जो भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर थे और भोक्ता जनजाति कमजोर पड़ने लगे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया। साथ ही इनको पकड़वाने पर जागीर व इनाम देने की भी घोषणा करी गई। तो यही सब लालच दे करके वह कुछ काम करवाते थे। अंग्रेजों ने एक गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर क्या किया कि नीलांबर पीताम्बर को पकड़ लिया, मतलब चारों ओर से भोजन करते समय पकड़ लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। 28 मार्च 1859 को 28 मार्च 1859 की बात है 28 मार्च 1859 की बात है कि नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज, जो कि पलामू में पड़ता है, वहां से आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। याद रहेगा 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। अब देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजाओं, जमींदारों आदि को पुरस्कृत किया गया। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो जाता है तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सहायता जिसने किया था, उन राजा, जमींदारों को आदि को पुरस्कृत किया गया और इनमें नागवंशी राजा जगन्नाथ सहदेव,
पांडे, गणपत राव को पकड़वाने वाले विश्वनाथ दुबे, इसके बारे में हमने बात किया था ना, और नारायण शाही, जगतपाल सिंह जो कि पिठोरिया से थे, जनक सिंह, शिवचरण राय जो कि नावागढ़ से थे, कुंवर भिखारी सिंह जो मनिका के से थे, इन लोगों को पुरस्कृत किया गया। झारखंड से थे ये सारे के सारे, यह आपको याद रखने। देखिए, जब 1857 का विद्रोह खत्म हो जाता है, तो इस विद्रोह में जो इसका साथ दिया था, राजा, जमींदार, उसको पुरस्कृत किया गया। तो याद रखना है किसके किसके किया गया था, तो याद रखिएगा विश्वनाथ दुबे, नारायण शाही, जगतपाल सिंह, जनक सिंह, शिवचरण राय, कुंवर भिखारी सिंह, यह सब थे। अंग्रेजों की सहायता हेतु किशुन दयाल सिंह जो कि रंका से थे, तथा रघुवर दयाल सिंह जो कि चैनपुर से थे, इसको राय बहादुर की उपाधि प्रदान करी गई। अंग्रेजों की सहायता के लिए किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को, याद रहेगा, किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, और इनमें सूबेदार शेख पंचकौड़ी, हवलदार आरजू, नायक तारा सिंह प्रमुख थे। ये तीनों चतरा की लड़ाई में शामिल थे। लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन जो कि मर चुके थे 1857 के विद्रोह में ही, उसको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए छोटा नागपुर के कोल, संथाल आदि लोगों को सेना में शामिल किया गया। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ साथ दुसाधों की भी भर्ती करी जाने लगी। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ दुसाधों की भी भर्ती करी जाने लगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसके समरी पर देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का कहां से प्रारंभ हुआ, कौन सा प्रमुख स्थान था। जो झारखंड में सबसे पहले 1857 के विद्रोह का प्रारंभ होता है, वह देवघर के रोहिणी से होता है। कब? 12 जून 1857 को। उसके बाद यह विद्रोह फैलता है हजारीबाग में, हजारीबाग व रामगढ़ में 30 जुलाई 1857 को, और यहां जो नेतृत्व करता था, इसके बारे में हमने बात किया था, माधव सिंह व नादिर अली ने। रांची में 2 अगस्त 1857 को जो है यह विद्रोह आरंभ हो जाता है, फैल जाता है। अगर डोरंडा की बात करें, डोरंडा रांची में, तो वही यहां पर लेकिन जयमंगल पांडे नेतृत्व करता थे। मानभूम में यानी कि धनबाद में 5 अगस्त 1857 को संथालों के द्वारा इस आंदोलन का, इस विद्रोह का शुरुआत करा जाता है। सिंहभूम की बात करें तो यहां पर विद्रोह जो है 3 सितंबर 1857 को शुरू हो गया, और अर्जुन सिंह यहां के नेतृत्व करता थे। वहीं पर पलामू की बात करें तो सितंबर 1857 में, और नीलांबर पीतांबर यहां के नेतृत्व करता थे। अब हम आगे कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, और उसका झारखंड से क्या कनेक्शन रहा है, झारखंड में उस आंदोलन का क्या कनेक्शन है, प्रसार उसका कैसे हुआ। अब देखते हैं कि वहाबी आंदोलन का प्रसार झारखंड में क्या था। शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। किसने? शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। देखिए दोस्तों, यह जो वहाबी आंदोलन है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसको, इसका जो संस्थापक था, यह आप जानते होंगे, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सैयद अहमद बरेलवी जो था, इसका संस्थापक था, मतलब इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले सैयद अहमद बरेलवी थे। और जो वहाबी आंदोलन था, इसकी शुरुआत, यह कहा जा सकता है कि यह एक धार्मिक आंदोलन था, और इस्लाम धर्म में कुछ सुधार करने के लिए, इस्लाम धर्म में जो कुछ त्रुटियां था, और इस्लाम धर्म, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक धार्मिक आंदोलन था, और इस्लाम का उत्थान करने के लिए, ठीक है, उसको यह जो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा यह चलाया गया था। और झारखंड और बिहार, जो कि उस समय बिहार भी था, तो यहां पर यह फैला था। और शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। किसमें? शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। इस आंदोलन का क्या काम था? यह धार्मिक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार का भी विरोध किया जाने लगा। झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। देखिए, राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी, उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यह बस आपको यहां से याद रखने हैं। अब देखते हैं झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। देखिए, एक आंदोलन था उग्र आंदोलन, और एक था नरम दल। तो इस प्रकार के हम जब पढ़ेंगे तो उग्र नेशनलिज्म जो था, उग्र राष्ट्रीयता का जो प्रसार हुआ था झारखंड में, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं देवघर की। तो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहां था? देवघर था।
उग्र राष्ट्रवाद के देर दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? देवघर था। देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड, ठीक है, अलीपुर बम कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। ठीक है, तो देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड, 1908 में जो अलीपुर बम कांड हुआ था, दोस्तों गांधी जी जो थे वह क्यों सत्याग्रह करने के लिए बोले? ठीक है, गांधी जी ने क्यों कहा कि सत्याग्रह करो और इस प्रकार से ही हमें आज़ादी मिल सकती है। उन्होंने देखा कि जो कुछ लोग थे जब अंग्रेजों के साथ बहुत ही नरम तरीके से पेश आते थे, उसको आवेदन पत्र भेजते थे, एप्लीकेशन लिख करके देते थे, तब भी अंग्रेज नहीं माने। और जब देखा उन्होंने कि बहुत ज़्यादा उग्र होने के बाद भी, यानी कि गरम दल जिसे कहा जाता था, उग्रवादी तरीके से बम फेंक करके, गोली मार करके, उसके बाद भी देखा गांधी जी ने कि यहां पर जो है इससे भी सफलता नहीं मिल रही है, तो गांधी जी ने बीच का रास्ता अपनाया और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, अहिंसा का रास्ता अपनाया और कहा कि हमें तब तक नहीं हटना है जब तक कोई हमारी बात ध्यान से ना सुन ले। ठीक है, मतलब इस प्रकार से कहता है कि अगर कोई हमारा जो अपोनेंट हो इतना ताकतवर हो कि हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सत्याग्रह कर सकते हैं। तो इसीलिए उसने सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। हम गांधी युग आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, गांधी युग के बारे में, गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे, क्यों उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया, अहिंसा का क्या रोल था, यह सब कुछ का एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, गांधी युग से तो जरूर आप उस क्लास को देखिएगा जब मैं थियोरिटिकल कराऊंगा, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम आने वाला है तो इस कारण से जल्दी जल्दी इन सब जो फैक्ट है उसे ही करते हैं। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त करी गई थी। कहां से? 1915 ईस्वी से। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष, याद है आपको, जानते हैं इसे, वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में गोल्डन लीग स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी के द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। याद रहेगा आपको, यह इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में, षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पर छापा मारा गया और छापा मार करके क्या किया गया, वहां से हथियार और साहित्य बरामद किया गया था। अब देखिए देवघर षड्यंत्र केस में, यह तो देवघर षड्यंत्र केस में, यह याद रखिएगा, देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजेश चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई थी। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास को रोड्डा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था। यह कलकत्ता के क्या है, कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित था। आपको याद रहेगा कि झारखंड के दुमका निवासी, ठीक है, झारखंड के दुमका निवासी जो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह थे और वैद्यनाथ विश्वास को रोड्डा आर्म्स केस का क्या किया गया था, अभियुक्त बनाया गया था। और यह कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण एक कंपनी थी और उसकी दुकान से मोजर पिस्तौल चुराने के संबंधित यह मामला था। अब बात करेंगे रांची में जो उग्रवादी जो स्तर था, उग्रवादी क्रांतिकारी का जो एक दौर था कि नहीं हम क्या करेंगे, बम फेंक करके, गोली चला करके, मार करके आजादी लेंगे। तो एक दौर ऐसा भी आया था, जैसा कि आप जानते होंगे, बाल पाल लाल, है ना, लाल बाल पाल, जो गरम दल के नेता थे, आप इसके बारे में जानते होंगे, और नरम दल। तो इस प्रकार से हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां पर बुक में जो दिया गया है उसी को देखें। लुसेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग उड़ान पढ़ रहे हैं तो केवल इसी को देखते हैं। रांची में क्या होता है कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व, मतलब उग्र क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? गणेश चंद्र घोष ने किया था। किसने? गणेश चंद्र घोष ने किया था रांची में उग्र क्रांतिकारियों का नेतृत्व। अब बात करते हैं कि बंगाल से लगातार क्रांतिकारियों का रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के बेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन, हावड़ा के बेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस, जो कि अंग्रेजों के संदिग्ध थे, वह
रांची आकर पीएन बोस के घर रुके थे। नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस अंग्रेजों के संदिग्ध जो थे वह रांची आकर पीएन बोस के घर में रुके थे। अब बात करते हैं हजारीबाग में जो उग्रवादी क्रांतिकारी जो रूप था, क्रांति राष्ट्रीय आंदोलन जो उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका प्रसार हजारीबाग में क्या था। अब देखिए निर्मल बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। कौन? निर्मल बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत, याद रखिएगा, आवर स्वाधीन भारत, निर्मल बनर्जी कहां पर? गिरिडीह में शीर्षक पे पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर के आए थे। कहां से आए थे लेकर के? तो ये पर्चे जो है 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर के आए थे। 24 परगना की क्रिस्टो राय वह बंगाल से लेकर के आया था। कौन सा पर्चा? आवर स्वाधीन भारत। किसने लगाया था? निर्मल बनर्जी ने। कब लगाया था? 1913 में लगाया था। कहां लगाया था? हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में। गिरिडीह के मनोरंजन गुहा, जिसका उपनाम ठाकुरदा भी था, तथा दुमका के हेरेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हजारीबाग के जो कोलंबा महाविद्यालय, सेंट कोलंबस महाविद्यालय जो अभी है, उसके छात्र, हजारीबाग के सेंट कोलंबस महाविद्यालय कॉलेज के महाविद्यालय छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है? तो हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज के जो छात्र थे राम विनोद सिंह, इसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 को राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया तथा जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 में गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ छात्रों का क्या होता है? प्रदर्शन भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि सिंहभूम में जो विद्रोह का प्रसार है उसे हम लोग देखते हैं कि ढाका, मेमन सिंह तथा कलकत्ता से कई क्रांतिकारी आकर सिंहभूम के ढाका, मेमन सिंह तथा कलकत्ता से कई क्रांतिकारी आकर सिंहभूम के जमशेदपुर एवं चाईबासा में छिपते थे तथा क्रांति का गुप्त प्रचार भी करते थे। तो इसीलिए सिंहभूम से जो उग्रवादी स्तर का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका रहा है संबंध। 1908 ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। 1908 ईस्वी के टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा करी थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। इनके भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में ही शामिल थे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि का संबंध टाटा कंपनी से। याद रखिएगा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन स्तर था, चरण था, तो उसमें जो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय का संबंध टाटा कंपनी से। आगे बात करते हैं, सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनवा ग्राम में रहने लगे। सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनवा ग्राम में रहने लगे तथा बाद में हजारीबाग चले गए थे। अब बात करते हैं कि आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति, ठीक है, आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक किसका क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था तथा इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। याद रखिएगा, आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का, तो झारखंड में अगर आपसे पत्रिका के बारे में पूछा जाएगा तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि तरुण शक्ति नामक जो पत्रिका है वह कहां से प्रकाशित करी जाती थी? चाईबासा से। किसके द्वारा? आनंद कमल चक्रवर्ती के द्वारा। और किसे, कौन सी पत्रिका को चलाने में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इसी को, आनंद कमल चक्रवर्ती को। अब हम कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां व कलकत्ता, आप लोग जानते होंगे काकोरी कांड को, ठीक है, तो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी जो थे अशफाक उल्ला खां, कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व जयोति पंत राय, ठीक है, जयोति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने हेतु झारखंड में शरण ली थी। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी एवं बसावन सिंह के नेतृत्व में 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। छोटा नागपुर क्षेत्र के डॉक्टर यदुपाल मुखर्जी और बसावन सिंह के नेतृत्व में 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा किसके बारे में? तो बिहार के गया में राजनैतिक डकैती के मामले में गिरफ्तार 18 क्रांतिकारियों में डाल्टनगंज के परमथनाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा शामिल थे। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के लिहाज से कि बिहार के गया में जो राजनीतिक डकैती हुई थी, उसमें 18 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो झारखंड से उसमें किसे गिरफ्तार किया गया था? तो परमनाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा, जो कि डाल्टनगंज से थे। अब हम लोग गांधी युग और गांधी युग का जो संबंध है झारखंड से क्या है और झारखंड में इसका क्या प्रभाव है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जरूर देखिएगा। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बिना कॉन्सेप्ट मतलब जो आप रट रहे हैं हिस्ट्री को, आप रटेंगे नहीं, एक कॉन्सेप्ट के तहत सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है। यह नहीं कि गांधी जी आए और सत्याग्रह कर लिया, हिंसा का मार्ग को छोड़ दिया। यह कैसे हुआ, क्यों किया, यह बहुत इस दिमाग कैसे लगाएं, तो यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गांधी जी का झारखंड आगमन, गांधी जी से रिलेटेड कब इन्होंने झारखंड में इसका आगमन हुआ था इनका, तो देख लेते हैं। 1917 से 1940 के बीच गांधी जी का झारखंड आगमन जो है हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए। इनमें से गांधी जी की झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण आंदोलन से है। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए और इनमें से झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण आंदोलन से है। गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। गांधी जी अंतिम बार, देखिए, गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को झारखंड आए थे और गांधी जी अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। 1942 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें वह झारखंड आए थे। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में जब गांधी जी पहली बार झारखंड आए थे, महात्मा गांधी को 29 मई 1917 को सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें 4 जून को बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने हेतु आग्रह किया गया था। महात्मा गांधी को 29 मई 1917 को, कब? 29 मई 1917 को सरकार की तरफ से एक पत्र मिलता है, जिसमें कि उन्हें 4 जून को बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से क्या कहा जाता है? मिलने हेतु आग्रह किया जाता है। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त श्याम कृष्ण सहाय ने भी गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। याद रहेगा कि किसने गांधी जी को 1917 में रांची आने का निमंत्रण दिया था? तो श्याम कृष्ण सहाय जी ने। किसने? श्याम कृष्ण सहाय जी ने। अब देखिए, इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को, इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी पहली बार, महात्मा गांधी जो पहली बार रांची किसके साथ आए थे 3 जून 1917 को? तो ब्रज किशोर बाबू के साथ। किसके साथ? ब्रज किशोर बाबू के साथ। अब देखिए क्या है कि जो इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के साथ घर पर ही रुके थे। श्याम कृष्ण सहाय कौन है? जिन्होंने कि गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था। अब देखिए, वह उन्हीं के घर पर रुके। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए थे। 4 जून को महात्मा गांधी, देखिए, 3 जून 1917 को गांधी आया और उसके बाद 4 जून को महात्मा गांधी की पहली पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा, सॉरी, पहली पत्नी बोल रहे हैं, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए थे। अब देखते हैं 4 जून से 6 जून तक 3 दिन, 4 जून से 6 जून, 4, 5, 6, 3 दिन तक बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट से उनकी वार्ता चली तथा 7 जून को वे पटना लौट गए। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर ही रुके थे। तो श्याम कृष्ण सहाय के ही घर पर वह रुके थे, यह आपको याद रखना है। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में जब वह झारखंड दूसरी बार आते हैं, गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुंचे। पहली बार वह कब आए थे झारखंड? तो आपको पता है कि 3 जून को आए थे वह पहली बार, 3 जून 1917 को। और अगर बात करेंगे कि दूसरी बार कब आए, तो 7 जुलाई को दूसरी बार वह रांची पहुंचे। यह आपको याद रखना है, 3 जून 1917 और 7 जुलाई 1917 को वह दूसरी बार रांची पहुंचे और इस यात्रा का उद्देश्य 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 13 जुलाई को पुनः मोतिहारी लौट गए। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी का तीसरी बार झारखंड आगमन।
18 सितंबर को पूना से चलकर 22 सितंबर 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे। देखिए, एक बार रांची आए 3 जून 1917 को, फिर आए 7 जुलाई 1917 को और तीसरा बार आते हैं 22 सितंबर 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में वह पुनः रांची पहुंचे और इस बार उन्होंने ब्रजकिशोर प्रसाद को भी रांची बुला लिया था। ठीक है, इस बार उनके साथ कौन आया था? तीसरी बार जब वो गांधी जी रांची आए थे तो उसके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद भी आए थे और इस संदर्भ में 23 सितंबर यानी कि 22 सितंबर को आए थे और 23 सितंबर को रांची के पते से मगन लाल गांधी को लिखा एक पत्र भी मिला है। ठीक है, अब देखिए 24 सितंबर 1917 को रांची में चंपारण समिति की बैठक आयोजित की गई। 24 सितंबर 1917 को रांची में चंपारण समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आंदोलन को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया। गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। कब? गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी गई। 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण हेतु निकल गए। ठीक है, अब देखते हैं चंपारण आंदोलन के सिलसिले में चौथी बार गांधी जी का झारखंड आगमन। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जो कि 1920-21 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था के दौरान महात्मा गांधी 1920 में रांची आए थे। कब? असहयोग आंदोलन के समय में। अब देखिए, इस दौरान वे भीमराज वंशीधर मोती धर्मशाला में रुके थे। देखिए, जब वह चौथी बार रांची पहुंचे थे गांधी जी चंपारण आंदोलन के सिलसिले में असहयोग आंदोलन के समय 1920 में, तो वह कहाँ रुके थे? भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। गांधी जी की उपस्थिति में ही इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। जो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला है, इसके बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इस दौरान गांधी जी टाना भगतों से भी मिले जिसके बाद टाना भगत गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। कल हमने इसके बारे में बात किया था। अब अगला जो है गांधी जी का 5वीं बार झारखंड आगमन। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि पहली बार गांधी जी कब आए? 3 जून 1917 को। दूसरी बार कब आए? 7 जुलाई 1917 को। तीसरी बार कब आए? 22 सितंबर 1917 को। तो वहीं पर अगर बात करेंगे चौथी बार तो वह असहयोग आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी जो हैं वह 1920 में चौथी बार रांची आए थे और झारखंड में असहयोग आंदोलन में उनका टाना भगत जो है उनके प्रिय शिष्य बन गए थे। अब देखिए क्या होता है गांधी जी का 5वीं बार आगमन। गांधी जी 5 फरवरी 1921 को में पहली बार धनबाद आए। देखिए अभी तक वो रांची आ रहे थे लेकिन अगर बोलेगा कि झारखंड में धनबाद कब आया था पहली बार तो 5 फरवरी 1921 को तथा यहां से झरिया गए। गांधी जी के इस दौरे का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था, फंड एकत्रित करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। गांधी जी का 6ठी बार झारखंड आगमन 8 अगस्त 1925 को गांधी जी CF एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए। कब? 8 अगस्त 1925 को गांधी जी पहली बार CF एंड्रयूज के आग्रह पर कहां पर आए पहली बार? वह आए थे पहली बार जमशेदपुर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में जमशेदपुर पहली बार कब आए थे? तो 8 अगस्त 1925 को। और गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य था टाटा मैनेजमेंट एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 से चल रहे हड़ताल के कारण उत्पन्न तनाव के मामले में समझौता कराना। कब? क्यों आए थे गांधी जी? 6ठी बार जो गांधी जी जमशेदपुर आए थे, क्यों आए थे? तो टाटा मैनेजमेंट, जो टाटा कंपनी का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, और मजदूर यूनियन के बीच जो एक तनाव चल रहा था उसको उसमें सुलह करवाने के लिए जमशेदपुर में RD टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया तथा इस प्रवास के दौरान गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में रुके। देखिए जमशेदपुर में RD टाटा ने क्या किया? गांधी जी का भव्य स्वागत किया और इस प्रवास के दौरान गांधी जी कहां पर रुके थे? डायरेक्टर्स बंगला में। इसी दौरान जमशेदपुर की एक सभा में देश बंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान भी किए गए थे। याद रखिएगा कि जब गांधी जी जमशेदपुर आए थे तो जमशेदपुर में एक सभा में देश बंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए थे। गांधी जी 1934 में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए थे। तो गांधी जी पहली बार जो जमशेदपुर आए थे वह कब आए थे? 1925 में, 8 अगस्त 1925 को। और दूसरी बार 1934 को आए और तीसरी बार कब आए? तो तीसरी बार 1940 ईस्वी में आए थे। गांधी जी का 7वीं बार झारखंड आगमन। गांधी जी 15 सितंबर 1925 को पहली बार कब आए जमशेदपुर?
8 अगस्त 1925 को और पूरे झारखंड की बात करें तो 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुरुलिया से चक्रधरपुर आए तथा यहां राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया। 1934 में यह दूसरी बार चक्रधरपुर की यात्रा करी। देखिए, पहली बार गांधी जी जो है पुरुलिया से चक्रधरपुर पहली बार 1925 में आए और 1934 में वह दूसरी बार वहां पर आए थे। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया और इस बैठक में क्या होता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं कि गांधी जी का छठी बार आगमन और गांधी जी का जो 7वीं बार झारखंड में आगमन हुआ है, यहीं तक आज तक रहने देते हैं। आप इसे यहीं तक आज रिवीजन करें। कल मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा, मतलब कि झारखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको उससे क्या संबंध रहा है और गांधी युग का सारा कुछ कल कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग झारखंड में जो भी झारखंड के इतिहास से जो टॉपिक बचे हैं, 2-3 टॉपिक, उसे जल्दी से कवर करके इसके एमसीक्यू को हम करेंगे। तो देखते हैं, आज हम लोग इतना तक रहने देते हैं, कल इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें इसे पूरा कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि चैनल के कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम आपके लिए दिन दुना रात चौगुना मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आपके सामने लेकर आने को हम प्रतिबद्ध हैं। आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को एक मोटिवेशन मिलती है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एनर्जी है, एनर्जी की तरह काम करता है, हमें एनर्जेटिक रखता है। इसीलिए अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें आप एनर्जी दे रहे हैं और कुछ नहीं, हमें मेहनत करने के लिए एनर्जी देते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दोस्तों, आप इसे समझ रहे होंगे तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें मेहनत करने को एनर्जी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ और अच्छा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को लेकर के मैंने एक पोस्ट दिया है, आप उस पोस्ट को पढ़िए। अगर आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्लास चाहिए तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम इकोनॉमिक्स को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बहुत जल्दी इस झारखंड सीजीएल के लिए हम कंप्लीट करवा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट